नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का है और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आपको पूरी प्रक्रिया समझाएंगे किस प्रकार से खाना का पाचन होता है, मुंह से निकलने से लेकर के कहाँ तक खाने का पाचन होता है, कैसे मलाशय में भोजन जो अपशिष्ट के रूप में होता है वो इकट्ठा होता है। तो इसमें हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें बताते हैं और फिर इसके बाद इसके एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट किए जाएंगे, ऑप्शनल अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें कैसे अटेम्प्ट किए जाएंगे। किसी भी ऑप्शनल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपने थ्योरी कितनी अच्छे तरीके से पढ़ी है। तो अगर आप थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप क्वेश्चन को वहाँ अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहले तो हमें ये समझ लेना कि भोजन में कौन कौन से अवयव हो सकते हैं। तो भोजन में कुछ अवयव होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा, जैसे भोजन आप जब लेते हैं तो प्रोटीन के रूप में ले सकते हैं। भोजन में आपके विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। भोजन में आपके खनिज लवण होते हैं। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो विलायक है, वो सबसे अच्छा विलायक हमारा जल होता है। तो ये भोजन के 5 अवयव होते हैं हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो भोजन में हम जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भोजन को हम लेते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स हमारे मसल्स को बिल्डअप करने में सहायक हैं, हमारे शरीर के निर्माण में सहायक हैं। मांसपेशियों को बनाने का काम जो होता है वो प्रोटीन्स का होता है। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स की कम मात्रा में जरूरत है हमारे शरीर को, लेकिन ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। साथ ही साथ खनिज लवण, खनिज लवण की जरूरत हमें बहुत ही न्यून मात्रा में होती है। जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये तमाम प्रकार के जो खनिज लवण है इनकी जरूरत बहुत न्यून मात्रा में होती है, लेकिन शरीर को इसकी जरूरत होती है। जैसे आप कभी ORS का इलेक्ट्रॉल देखेंगे, उसके ऊपर कुछ खनिज लवण लिख के रहते हैं, छोटे छोटे खनिज लवण, तो हमारे ये डाइजेशन में मुख्य भूमिका को निभाते हैं। और जैसे जल हो गया, तो जल एक विलायक का काम करता है, जो किसी भी चीज को घोलने का काम करता है। ये एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। तो हमारा भोजन इन रूपों में हो सकता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज लवण और जल के रूप में हो सकता है। आइए समझ लेते हैं जरा हम। देखिए, ये मुख गुहा है और मुख गुहा के द्वारा सबसे पहले भोजन को निगला जाता है और दांतों के द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस करके लुगदी में तैयार किया जाता है। तो भोजन हमारा होता किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन होता है और जब हम उसे अपने मुख में लेते हैं तो ये भोजन हमारा स्टार्च कहलाता है। इसी कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? स्टार्च। भोजन हमारा स्टार्च के रूप में होता है और ये मुख में चला जाता है। जैसे ही भोजन स्टार्च के रूप में हमारे मुख में जाता है तो हमारे मुख के अंदर एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है, जिसे हम सैलिवरी ग्रंथि कहते हैं। क्या नाम है इसका? सैलिवरी ग्रंथि। तो इस सैलिवरी ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन एंजाइम। क्या नाम होता है? टाइलिन एंजाइम। ध्यान रखिएगा, हमारी मुख के लार में टाइलिन एंजाइम होता है और टाइलिन एंजाइम जब इस स्टार्च के साथ मिलता है तो वो इसको माल्टोज में बदल देता है। भाई किस में बदलता है? पहले कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में मुंह में आया, मुंह में लार निकली और लार में कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम। जब ये लार से निकलने वाला टाइलिन एंजाइम हमारे स्टार्च में मिल जाता है तो मिलने के बाद वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम जब आगे की ओर हम पढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे कि इसी माल्टोज एंजाइम, इसी बनने वाले उत्पाद माल्टोज के साथ में एक एंजाइम मिलेगा हमें, उसका नाम होगा माल्टेज एंजाइम। क्या नाम होगा? माल्टेज एंजाइम। तो जब ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज से मिलेगा तो मिलने के बाद इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और ग्लूकोज ही अंतिम उत्पाद है जो हमें एनर्जी दे सकता है, हमें ऊर्जा दे सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट होगा,
और स्टार्च के साथ में टाइलिन मिलेगा, दोनों मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा और आगे चल के उससे मल्टेज एंजाइम मिल जाएगा। जब दोनों मिलेंगे तो फिर ग्लूकोज बन जाएगा। ऐसे करके हमारे शरीर को जिस ऊर्जा की जरूरत थी वो हमको लास्ट में मिल पाएगी। इस क्रम को अगर हम आगे बढ़ा दें तो हम जानेंगे कि हमने स्टार्च के रूप में किसी भोजन को लिया हमने, और उस भोजन का कहीं कुछ तौर पर कार्बोहाइड्रेट, कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में ही होता है, और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको पचाने के लिए हमें कुछ अलग अलग एंजाइम या अलग अलग अम्लों की जरूरत हमको पड़ती है। तो वो आगे प्रक्रिया में हम समझने वाले होंगे उस चीज को। तो होता क्या है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट जो सरल रूप में होते हैं उनका डाइजेशन हमारे मुख में ही हो जाता है। जैसे कौन कौन से? जैसे चाय के अंदर थीन होता है, थीन का पाचन हमारे मुख में ही हो जाता है। तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है, निकोटीन का पाचन भी हमारे मुख में ही हो जाता है। कॉफी के अंदर कैफीन होता है, उसका पाचन भी हमारे मुख में ही हो जाता है। और सुपारी के अंदर आइसोप्रिनिलिन होता है, उसका भी पाचन हमारे मुख में ही हो जाता है। तो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका पाचन हमारे मुख में ही हो जाता है। कुछ जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका पाचन आगे चल के होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये मुख गुहा है, तो मुख गुहा के द्वारा भोजन को लिया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जाएगा, उनमें लार मिलेगी, तो जो उस लुगदी में चिकनापन होगा वो चिकनापन आगे बढ़ेगा, और ये हिस्सा आपका है ग्रास नली वाला, ग्रास नली। तो इस ग्रास नली में भी भोजन आएगा, और ग्रास नली में एक क्रिया होती है क्रमाकुंचन की क्रिया। क्रमाकुंचन की क्रिया के माध्यम से यही भोजन हमारा आगे की ओर बढ़ना शुरू होगा। अब जब हमारा भोजन आगे की ओर बढ़ना शुरू होगा तो कई स्तरों से होकर के हमारा भोजन गुजर रहा होगा। तो ग्रास नली का जो अंतिम हिस्सा है वो हमारे स्टमक से जुड़ जाएगा। ये आप जे आकार की जो आकृति देख रहे हैं ये वाली, ये स्टमक की है, जिसको हम आमाशय कहते हैं, इसे हम बोलते हैं आमाशय। और आमाशय के जो अंतिम हिस्सा है वो हमारी, ये देखिए ये पूरा फैला हुआ है, ये छोटी आंत है और ये छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा है। तो आमाशय का निचला हिस्सा छोटी आंत से जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो छोटी आंत यहाँ से फैली हुई है, ये छोटी आंत लास्ट में इसका अंतिम हिस्सा छोटी आंत का, ये देखिए ये कुछ घुमावदार छल्लेनुमा आकृति आपको दिख रही है, ये बड़ी आंत ही है। तो छोटी आंत का अंतिम हिस्सा बड़ी आंत में जाता है और भोजन फिर बड़ी आंत के माध्यम से फिर यहाँ पर एक हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं मलाशय। क्या नाम है इसका? मलाशय। तो मलाशय में इकट्ठा हो जाता भोजन, और फिर ये क्या है? मल द्वार है। तो समय समय पर वेस्ट प्रोडक्ट को इस मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जब हमारा भोजन लुगदी के रूप में तैयार होकर ग्रास नली तक आ जाता है, तो ग्रास नली के बाद जैसे ही वो आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे यहाँ पर ठहरता है। और आमाशय की जो भीतर वाली दीवारें हैं, उन भीतर वाली दीवारों से कुछ ग्रंथियां निकली रहती हैं, उन ग्रंथियों को हम कहते हैं जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस निकलता है। उस जठर रस में HCl की मात्रा होती है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं हम। तो इस जठर रस से HCl की मात्रा निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मात्रा निकलती है वो अम्लीयता दिखाती है। अम्लीयता माने एसिडिक चीजें जितनी भी होती हैं उनको हम अम्लीय कहते हैं। जो खट्टापन दिखाती हैं, कड़वापन दिखाती हैं, उसको हम अम्लीयता कहते हैं। तो इसके भीतर वाली दीवार में जो जठर ग्रंथियां, उन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, उस जठर रस में HCl होता है। और ये HCl क्या करता है? जो भी हमने भोजन खाया उस भोजन में यदि कोई हानिकारक जीवाणु मिल गए तो उन हानिकारक जीवाणुओं का ये भक्षण करता है HCl। साथ ही साथ आमाशय से जो दूसरा हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है पेप्सिन, पेप्सिन हार्मोन्स। और पेप्सिन के अलावा यहाँ से एक और हार्मोन्स निकलता है हमारा, उसका नाम है रेनिन। तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रियल में पेप्सिन पूरी तरह से प्रोटीन को नहीं पचा पाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। पहले तो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो हमारे भोजन में जो भी प्रोटीन्स आया है उस प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देगा। और जब ये पेप्टोन्स में टूट जाएगा तो फिर ट्रिप्सिन नाम का
एंजाइम निकलेगा। वो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जब इस पेप्टोन्स के साथ मिलेगा तो फिर वो इसे एमिनो एसिड में तोड़ देगा। इस प्रकार से प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये क्रियाएं आगे बढ़ेंगी। इसके बाद होता है रेनिन। रेनिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं और दूध के अंदर जो केसिन नाम की प्रोटीन होती है उसको तोड़ने का काम करता है रेनिन एंजाइम। तो रेनिन एंजाइम मुख्यतः बच्चों के अंदर दूध का पाचन कराने में सहायक है। और हम जैसे वयस्क या मान लीजिए कुछ ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे या जो नवयुवक होंगे, उन सभी में प्रोटीन को पचाने के लिए पहले जरूरत पड़ेगी कैप्सिन की। ठीक, तो इससे ये 3 चीजें निकलेंगी हमारी। ठीक है, अभी इसको अगर हम देखें तो इससे एक और हमारा एंजाइम निकलेगा, उसका नाम होगा लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? लाइपेज एंजाइम वसा को पचाने में मदद करता है। कैसे मदद करेगा ये समझेंगे यदि हम। अब देखिए, इसी के साथ लगी हुई एक और बड़ी ग्रंथि है, ये ग्रंथि है। इस ग्रंथि का नाम है लीवर। लीवर जिसको हम हिंदी में कहते हैं यकृत। तो ये यकृत है। और यकृत के बारे में अगर हम जान लें तो ज्यादा अच्छा होगा कि नंबर 1, यकृत जो है वो लाल और गहरे भूरे रंग का दिखाई देता है कलर में। दूसरी बात, इसका वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। इसके अलावा यकृत के अंदर ध्यान रखना, अक्सर आपने पढ़ा होगा ये चीज खाओ वो चीज खाओ, गाजर खाओ विटामिन ए बनेगा। लेकिन विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ से होता है? वो यकृत से होता है। तो विटामिन ए का संश्लेषण करने में कौन सहायक है? संश्लेषण करने में सहायक है विटामिन ए का संश्लेषण भी यकृत करता है। यकृत के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट जो रस निकलता है यहाँ से, उसका नाम है पित्तरस। वैसे तो हम आपको बता दें कि पित्तरस डायरेक्ट नहीं निकलता है, हमारे यकृत के माध्यम से बिलिरुबिन नाम का एक तत्व निकलता है। और यह बिलिरुबिन नाम का तत्व क्या करता है? जब ये ब्लड के साथ घुल जाता है और इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो ब्लड के साथ घुलने के बाद यही फिर पित्त का निर्माण करता है। तो जब भी कभी आप देखेंगे कि पित्तरस की मात्रा अगर बढ़ रही है किसी व्यक्ति के अंदर, पित्त की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आगे चल के उसको एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं पीलिया रोग। और पीलिया रोग में क्या होता है? शरीर पीला पड़ने लगता है। इसलिए पीलिया या फिर हेपेटाइटिस सी, जब भी आप जांच कराते हैं तो उसमें एक जांच होती है, उसका नाम होता है बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन ही मेन पित्तरस की उत्पत्ति का कारण होता है। तो ये सभी तत्व आपके लीवर से निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप एक ग्रंथि देख पा रहे होंगे, ये इसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज माने इसे हिंदी में हम कहते हैं क्या? अग्नाशय। अग्नाशय, तो ये अग्नाशय है। और जिस प्रकार से आपके आमाशय से एसियन, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज निकल रहे थे, उसी प्रकार से अग्नाशय से भी आपके एमाइलेज और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन और अग्नाशय से ही आपका ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम भी निकलता है। अब देखिए, तीनों ये अंग मिला करके किस प्रकार से प्रोटीन का पाचन कर पाते हैं। भोजन आपका आमाशय में आ चुका है, भोजन में हानिकारक जीवाणु है, उसे HCl ने नष्ट कर दिया। HCl कहाँ से निकल रहा है? जठर ग्रंथियों से। जठर ग्रंथि किसमें स्थित है? आमाशय से। आमाशय के अंदर ही एक और एंजाइम निकल रहा है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन इसे किस में कन्वर्ट कर रहा है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में। अब प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया तो होता क्या है कि यकृत के द्वारा भी एक ट्यूब निकल के आती है,
छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में, और अग्नाशय के द्वारा भी एक ट्यूब निकल के आती है छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में। तो भोजन में जब हानिकारक बैक्टीरिया थे वो खत्म हो गए। अब खत्म होने के बाद यहाँ पे छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में आ जाएगा भोजन, कि जब भोजन यहाँ आएगा तो उसमें जो ही प्रोटीन होंगे उस प्रोटीन को पेप्टोन से बदल देगा। अब ये पेप्टोन से बदल गए, और यहाँ पे देखिए इसी में से अग्नाशय से एक ट्यूब निकल के आ रही, उसमें कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ट्रिप्सिन एंजाइम यहाँ इस ट्यूब से निकलते हुए साथ में आ जाएगा, और वहीं आपका भोजन का प्रोटीन वाला अवयव पहुंच गया। तो प्रोटीन पेप्टोन्स में टूट के पहुंच गया इधर, और यहीं पे क्या आ गया? ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया, और ट्रिप्सिन ने इस पेप्टोन्स को किस में बदल दिया? एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में बदल देगा। तो इस प्रकार से प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि यहां से आपने देखा कि एक नलिका निकली हुई है, और ये नलिका किसको बहा करके ला रही है? पिक्तरस को। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो वसा के रूप में यहाँ पर जमा पड़ा है, जो वसा आपकी आंतों में, जो आपने फैट खाए हैं, ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, तो या जो ऑयली चीजें खाएंगे आपने, फैटी चीजें जो यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो गई हैं, उन्हें ही पचाना जरूरी होगा। तो वो कैसे बचेंगी? तो यकृत से पित्तरस निकलेगा, वो उस इकट्ठे ठोस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। और फिर आप देख रहे हैं कि आमाशय से एक एंजाइम निकल रहा था, लाइपेज। तो यहाँ से जो पित्तरस निकला उसमें ठोस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ तो लाइपेज उससे ऊपर जाकर के बैठ जाएगा, और उस छोटे छोटे टुकड़ों को वहां से धीरे धीरे करके डाइजेस्ट कर देगा। तो इस प्रकार से वसा का पाचन हो गया, प्रोटीन का ही पाचन हो गया। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ आ रहे थे। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमने बताए थे कि मुख में ही पाचन हो गया, कुछ ऐसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका मुख में पाचन नहीं हो पाता है। तब आपके पैनक्रियाज से, अग्नाशय से एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज एंजाइम। यही एमाइलेज एंजाइम उस कार्बोहाइड्रेट के पास पहुंचता है और उनको सरल अणुओं में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसको एक प्रकार से पचा देता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी इस प्रकार से हमारा पच जाता है। अब हम अगर इसके आगे देखें तो कुछ ऐसी भी चीजें हमने खाई होंगी जिनमें शर्करा की मात्रा रही होगी, क्योंकि भोजन में भी शर्करा की मात्रा होती है। यदि ये शर्करा जमा हो जाए और इसका डाइजेशन ना हो तो ये शरीर में शर्करा इकट्ठा होने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको एक बीमारी हो जाएगी, इसको हम डायबिटीज का रोग कहेंगे, क्योंकि शुगर जमा हो रहा है, शुगर हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब शुगर इकट्ठा होगा यहाँ पे तो उसको ही पचाना होगा। तो उसको पचाने के लिए अग्नाशय से एक हार्मोन से निकलेगा, उसका नाम होगा इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो भी आपकी शर्करा युक्त चीजें हैं, जो भी आपके मीठी चीजें हैं, जो भी आपने खाई हैं, उन मीठी चीजों पे आकर के मिल जाएगा कौन? इंसुलिन हार्मोन। और जब इंसुलिन हार्मोन इस शर्करा पे आकर के बैठेगा तो इस शर्करा को डाइजेस्ट कर देगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यदि इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि मतलब पैनक्रियाज से कम हो, या फिर ना के बराबर उसका वहां से उत्सर्जन नहीं हो पाए उत्सर्जन, तो यदि उत्सर्जन नहीं होगा तो इस कंडीशन में ये शर्करा को पचा नहीं पाएगा, और शर्करा डायरेक्ट टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज नाम का रोग हो जाएगा, और आपको जो ग्लूकोज चाहिए शक्ति के लिए वो नहीं बन पाएगा। इसलिए डायबिटीज रोग होने के कारण ही कई सारे रोग ऑटोमेटिक आपके शरीर में आ जाएं, क्योंकि शरीर की क्षमता ही खत्म होने लगेगी। तो आपने समझा इन बातों की कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनका पाचन मुख में ही हो रहा है, कुछ जटिल कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ आएंगे, उनको पचाने का काम कौन करेगा? एमाइलेज। आपका प्रोटीन यहाँ आ रहा, प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन्स में तोड़ देगा, और ट्रिप्सिन उसको एमिनो एसिड में तोड़ देगा, तो प्रोटीन का ही पाचन हो गया। अब बात करते हैं वसा का पाचन कैसे होगा। तो वसा को पचाने के लिए यहाँ से जो पित्तरस निकल रहा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है, और लाइपेज एंजाइम इसको क्या कर रहा है? वसा को डाइजेस्ट कर दे रहा है। अब बात बची शर्करा की, तो शर्करा कैसे पचेगा? शर्करा को पचाने के लिए अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, और वो आपकी शर्करा को डाइजेस्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद आपका भोजन छोटी आंत के ऊपरी हिस्से से निकल करके आंतों के छोटी आंत के अन्य हिस्से में चला जाएगा। और ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि छोटी आंत की जो लंबाई है, एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर, कि छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 7 से 7.5 मीटर होती है। कहीं कहीं आपको 6.5 से 7 मीटर भी दिखाई देगा, और कहीं कहीं आपको मीटर में ना दिखाई दे करके आपको फीट में दिखाई देगा। तो लगभग 18 फीट की आपकी छोटी आंत की लंबाई होती है।
जो बड़ी आंत और छोटी आंत में सबसे ज्यादा लंबी है। यहाँ आपका भोजन आता है, तो छोटी आंत में जब भोजन आता है तो इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया होती है कि जो भी भोजन डाइजेस्ट होकर के आया, उन भोजनों से कौन-कौन से आवश्यक पोषक तत्व शरीर को चाहिए। तो छोटी आंत की भीतर वाली दीवार जितने भी आवश्यक पोषक तत्व आए, न्यूट्रिएंट्स आए जितने भी, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को भीतर वाली दीवार खींच लेती है। तो छोटी आंत की भीतर वाली दीवार अच्छे पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसको हम कहते हैं अवशोषण। लेकिन अब मान लीजिए विटामिन ए इसने खींचा, तो विटामिन ए की जरूरत आपको है, कैल्शियम इसने खींचा, उसको जरूरत है, हड्डियों को उसकी जरूरत है। तो फिर क्या होगा कि इसने सारे पोषक तत्व खींच लिए, लेकिन फिर किस अंग को, किस जगह को शरीर के किस तत्व की जरूरत है, उसको फिर ये क्या करेगा, वहां उस इलाके में भेजेगा। तो भेजने की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। अच्छे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण, और अलग अलग स्थानों पर भेजने की क्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। तो छोटी आंत में अवशोषण और स्वांगीकरण दोनों होते हैं। इसके बाद बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा आपका, वो आपका कहाँ पहुंच जाएगा, इस बड़ी आंत में पहुंच जाएगा। और बड़ी आंत में आप ये देख रहे हैं, ये हिस्सा अपेंडिक्स कहलाता है। आपने सुना होगा नाम भी कि अपेंडिक्स की आंत है। इसका शरीर में कोई जरूरत नहीं है, ये अपशिष्ट भाग है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो अवशेषी भाग, ये लगा हुआ हमारे पूर्वजों से हमारी आंतों में आ जाता है। और ये जानवरों को विशेष जरूरत होती है इसकी, क्योंकि जानवर जो भोजन करते हैं पेड़ पौधों के रूप में या घास के रूप में, उसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज को पचाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। हालांकि हम उस भोजन को नहीं करते, ना ही हम पचा पाते हैं सेलुलोज को, इसलिए हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पूर्वजों का एक अवशेषी अंग है। फिर इसके बाद भोजन जाएगा हमारा बड़ी आंतों में। जब भोजन हमारा बड़ी आंतों में जाता है, तो बड़ी आंतों में जाने के बाद वहां पर सिर्फ खनिज लवण और जल का ही अवशोषण होता है। बाकी जो वेस्ट एकदम ठोस मटेरियल है, वो आकर के मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, और समय समय पर मलाशय के मल द्वार के द्वारा उसको अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्लियर हो जाता है। आगे आप लोग इसका रिवाइज करिए, और हम आगे MCQ भी इसके कराएंगे। आप सारी चीज़ों को बारीकी से देखिए कि प्रोटीन को कौन पचाता है, वसा को कौन पचाता है, और आपके पेप्टोन्स को कौन बदलेगा एमिनो एसिड में, कौन आपकी शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ये कुछ पॉइंट होते हैं, सारी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं होती डाइजेशन की, लेकिन बात ये होती है कि आप पूरी प्रक्रिया को चलाएंगे कैसे, ये आपको दिमाग में तो उसकी मैपिंग होनी चाहिए कि कहाँ से प्रक्रिया चालू होगी, कहाँ तक बढ़ेगी, और कौन कौन से घटक होंगे, कौन कौन चीज़ें किस किस चीज़ को डाइजेस्ट करेंगी, ये थोड़ा समझना होगा। और आप अगर इतनी बात समझ लेते हैं, तो जितने भी आपके ऑप्शनल अभी क्वेश्चन आएंगे जिसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, वो आसानी से आपके हो पाएंगे। धन्यवाद। 22-23 मिनट का हो रहे हैं।